आप लोगों का बाबा विश्वनाथ के ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को डीएलएड 4th सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन शिक्षण पढ़ाया जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में दो बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, कांग्रेस के जन्म और बंग भंग आंदोलन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम कांग्रेस के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। सन 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसके जन्मदाता आलन ऑक्टेवियन ह्यूम माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने भी उन्हें कांग्रेस का जनक ही कहा है। वैसे इस संगठन की योजना सन 1885 के पहले ही सन 1884 में मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर, जहां कुछ लोग अदियार के थियोसॉफिकल सम्मेलन के बाद इकट्ठे हुए थे, बनाई गई थी। विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया था कि एक अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। इसलिए एक संस्था का निर्माण तो आवश्यक ही था, चाहे ह्यूम साहब होते या ना होते। अर्थात अगर ह्यूम साहब न भी होते तब भी कांग्रेस की स्थापना अवश्य ही की जाती। आगे चल करके जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो उसके बाद इसमें जनता के अधिकारों की और हितों की रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया, जिनमें सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम गोपाल घोष तथा आनंद मोहन बोस जी भी थे। इस तरह से कांग्रेस एक बड़ा भारत के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करने के लिए अग्रसर हो चुकी थी। ह्यूम साहब के पहले भी बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी, परंतु जैसा कि हम अभी बता चुके हैं कि उन्हें ही कांग्रेस का जनक माना जाता है। ह्यूम साहब का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। सन 1849 में भारत सरकार की नौकरी करने भारत आए थे। अवकाश ग्रहण करने पर वो शिमला में रहने लगे थे और बहुधा पत्रों द्वारा भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे, अर्थात वह पत्र लेखन का कार्य करते थे। सन 1883 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने युवकों से देश की स्वतंत्रता हेतु संगठित होने के लिए कहा था। ह्यूम साहब ने यह भी कहा था कि बिना संघर्ष किए हुए किसी भी देश को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। ये तो हुआ ह्यूम साहब का इतिहास। कांग्रेस का पहला अधिवेशन सन 1885 में पूना में होना तय हुआ था, परंतु हैजे के प्रकोप के कारण वहां सम्मेलन होना संभव नहीं हो पाया था। यही अधिवेशन सर उमेश चंद्र बनर्जी के सभापतित्व में, अर्थात उसके पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी हुए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हॉल बंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन बंबई में। इस अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सर सैयद अहमद खान को छोड़कर इसमें 2 मुसलमानों ने भाग लिया। सन 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के सभापतित्व में कलकत्ता में हुआ। इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 436 थी। सन 87 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन श्री बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में मद्रास में हुआ था। प्रतिनिधियों की संख्या 600 थी। इसी तरह से सन 1888 में इलाहाबाद में, और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 1248। 1889 में मुंबई में, और इसके सभापति एक अंग्रेज था जिसका नाम श्री वैंडरबर्न था। इसी प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिवर्ष भारत के किसी न किसी शहर में होते और धीरे धीरे सदस्यों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही थी। सन 1905 तक भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि कांग्रेस बड़ी आसानी से भारत के सभी सुशिक्षित वर्ग की प्रतिनिधि की संस्था घोषित कर सकती थी। सन 1885 से लेकर 1905 तक के समय को कांग्रेस की स्थापना तथा उसके प्रारंभ के उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के समय कहा जाता है। संस्था के प्रारंभिक दिनों में यह एक संगठित राष्ट्रीय मंच था, जहां भारत के लोग एकत्रित होते थे और अपनी आवश्यकताओं और भावों को अंग्रेजी सरकार के सामने प्रार्थना के रूप में रखते थे। इस समय इसके सदस्य क्रांति में विश्वास नहीं करते थे और इनका उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना भी नहीं था। यह समय केवल अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्षित करना, प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करना, गोरे काले के भेदभाव के विरोध में आवाज उठाना, भारत के लोगों को सरकारी नौकरियों में स्थान दिलाना ही इसका कार्य था। अब चलते हैं हम बंग भंग आंदोलन देख लेते हैं, क्योंकि बंग भंग आंदोलन से ही भारत की राजनीतिक दशा पलटने लगी थी।
बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन या अन्य शब्दों में बंगाल विभाजन की घटना सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। पूरे 7 वर्षों तक इस घटना ने भारत की राजनीति पर अपना प्रभाव डाला। बंगाल के बंटवारे की नीति पहले ही अपनाई जा चुकी थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की नीति आरंभ की। कुछ समय पहले 1874 में बंगाल की सीमा के 2 प्रादेशिक जिलों कछार और सिलहट आसाम राज्य में शामिल कर लिए गए थे। विरोध को एक बड़े पैमाने पर न कर सकने के कारण 1892 में ही सिविल और मिलिट्री विभाग के विशेषज्ञों की एक कमेटी को उत्तर पूर्वी सीमा को ध्यान में रखते हुए इस भाग के शासन पर विचार विमर्श किया था। शासन को उत्तम बनाने के लिए यह सुझाव था कि चटगांव प्रदेश एवं ढाका तथा मैमनसिंह के जिलों को असम राज्य में मिला दिया जाए, परंतु इसको सन हेनरी कॉटन ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से कार्यान्वित न होने दिया। परंतु कुछ ही समय बाद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। वास्तव में बंगाल का विभाजन बहुत सोच समझकर और कई बातों का बहाना लेकर किया गया था। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि बंगाल विभाजन आखिर हुआ क्यों और इसके पीछे क्या भेद थे। इसके कारण आइए देख लेते हैं। शासन की सुविधा के लिए कर्जन भारत के प्रांतों की सीमाओं का पुनः समीकरण चाहते थे। अप्रैल सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन को एक पत्र लिखा था, जिसमें शासन की सुविधा का ध्यान रखकर बरार को मध्य प्रदेश में शामिल करने का प्रस्ताव था। बंगाल भी एक बड़ा प्रांत था, इसमें 4 प्रदेश शामिल थे, बंगाल स्वयं, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर। इसीलिए आकार में काफी बड़ा था और स्पेन के करीब करीब बराबर था। इसकी जनसंख्या सन 1901 में 8 करोड़ थी, इसलिए विशालता के कारण शासन की एक इकाई के रूप में रखना उचित नहीं समझा जा रहा था। यह तो था उनका कारण, लेकिन हुआ क्या था? अगर सरकार के इस तर्क को जरा गहराई से देखा जाए तो इस तर्क में कुछ भी तत्व नहीं था। बंगाल का राज्य एकाएक तो बढ़ नहीं गया था, आखिर इसके पहले वहां का शासन सुगठित रूप में हो ही रहा था। 2 भागों में बांटने से क्या शासन बहुत अच्छा हो गया था? बंगाल के प्रांत का विभाजन करके जो नया प्रांत बना उसमें बंगाल का पूर्वी भाग ढाका, चटगांव, राजशाही, माल्टा और त्रिपुरा राज्य, ब्रह्मपुत्र और सुरम घाटी के जिले शामिल थे। तो यह एक था कि इसका बड़ा कारण था कि भारत की राष्ट्रीय चेतना को समाप्त कर दिया जाए। इसका मतलब यह था कि हिंदू जनता मुस्लिम जनता से अलग कर दी जाए और उन्हें फूट के बीज बो दिए जाए, जिससे अंग्रेज बराबर पनपते रहे। एक सेना प्रांत बन जाए जिसमें इस्लाम तथा उसके अनुयायियों की प्रधानता रहे। इस विभाजन की कड़ी आलोचना की गई थी। डॉक्टर जकारिया के अनुसार यह कार्य अपने उद्देश्यों और प्रभाव से एक धूर्तपूर्ण आंदोलन था, किंतु दुर्भाग्य से बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर के दिन हो गया और उसी दिन इसको विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। भूख हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए, सभाएं की गई, प्रदर्शन हुए, जिनमें सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े शामिल हुए और इस तरह से संपूर्ण बंगाल वंदे मातरम के नारे से गूंज उठा था। जगह जगह पर गान मंडलियों ने वीरता पूर्वक गाने गाए, जिससे लोगों में बड़ा उत्साह भर आया। बंगाल के विभाजन से लोग बहुत दुखी थे और इस तरह से बंगाल का विभाजन भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल विभाजन की नीति के महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना फिर से जागृत हुई और वह भी बड़ी प्रबल रूप में। वास्तव में इसके पहले ऐसी कोई घटना भी घटित ही नहीं हुई थी जिसने भारतीय राजनीति को इतना अधिक प्रभावित किया हो। आगे हम आप लोगों को कल रौलट एक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।